अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। सबसे पहले तो मुझे आप सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा, पाकिस्तान की तारीख का गालिबन सबसे बड़ा तारीखी अजीमुशान फैसला किया, जिसमें गवर्नर पंजाब के फैसले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, बलीगुर रहमान साहब के फैसले को। दूसरा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब को फौरी तौर पे रिस्टोर कर दिया। और इतना ही नहीं उन्होंने किया, उनके साथ ही उन्होंने उनकी जो कैबिनेट थी उसको भी रिस्टोर कर दिया। सिर्फ ये है, थोड़ा सा उन्होंने ये किया कि छात्र छोटी सी एक पाख उन्होंने लगाई अपने डिसीजन में, जब उन्होंने कहा कि गारंटी ली उन्होंने परवेज इलाही साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से, कि अदालत की अगली हेयरिंग तक यानी 11 तारीख तक आप पंजाब असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं चाह रहा था कि चूंकि हमारा ट्रेडिशन है पाकिस्तान में, जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है तो हम उसके लिए तालियां मारते हैं। बकायदा कहा जाता है, स्कूल से हमें सिखाया गया था कि प्लीज क्लैप करें, तालियां मारें। तो लेट्स एक्चुअली क्लैप, बड़ा जरूरी है। चूंकि हमें सिखाया ये गया, पाकिस्तान टेलीविजन से भी यही सिखाया गया, रेडियो पाकिस्तान से सिखाया गया, स्कूल से सिखाया गया, हर जगह ये सिखाया गया। चूंकि हमें मुनाफिकत में ट्रेनिंग इतनी दी गई है कि बड़ा जरूरी है कि हम तालियां मारें। ले तालियां मार लेते। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के लिए हमें तालियां मारनी चाहिए। तो तालियां हमने मार दी हैं। जो हमारा कौमी फरीजा था, हमारा जो कल्चरल फरीजा है, जो हमारा एक तरह से मजहबी फरीजा है इस मुल्क में, हमें सिखाया गया है कि तालियां मारें, तो हमने तालियां मार दी। एक दफा और तालियां मार देते हैं, ठीक है। कोई ये ना कहे कि हमने इतने अजीमुशान फैसले में, जिसमें एक बार फिर जमहूरियत जिंदा हो गई है, अदालत जिंदा हो गई है, अदलिया जिंदा हो गई है, इंसाफ जिंदा हो गया है। दुनिया भर में हमारी तारीफ हो रही है, जिस तरह से अक्सर तारीफ होती है कि पाकिस्तान के एक नौजवान लड़के ने एक ऐसी मोटरसाइकिल या कार बनाई है जो पानी से चलती है या हवा से चलती है, या ऐसी सुलेमानी टोपी ईजाद की है जिसको पहनने के बाद आप इनविजिबल मैन बन जाते हैं। तो इसी तरह ये इतना बड़ा एक फैसला है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर नजरिया जरूरत जो है उसको दफन कर दिया गया है। तो नजरिया जरूरत को 1955 के बाद से हर अदालती फैसले में दफन किया जा रहा है। ये और बात है कि जब वो निज़ाम, वो सिस्टम, वो रिजीम, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसकी ताकत को प्रिजर्व करने के लिए ये फैसले किए जाते हैं, जब वो थोड़ी पीछे रह जाती है, चली जाती है, वो लोग मरखप जाते हैं, उसके बाद बेचारा एनालिस्ट जो है वो कहीं से निकलता है और फिर वो एनालिस्ट करता है और मर्सिया लिखना शुरू कर देता है। तो जरा हम एक एनालिसिस कर लें इस सिचुएशन का। जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमें तालियां मारने की जरूरत नहीं है। हमें लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले और गुज़श्ता 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर हमें मरसिए पढ़ने की जरूरत है, नुहाखानी करने की जरूरत है। जिस तरह मज़ारों के बाहर बैठ के लोग रोते हैं, उस तरह से हमें रोने की जरूरत है पाकिस्तान की जमहूरियत के, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया की सूरत हाल के ऊपर। हम सबको ढाड़े मार मार के रोना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट चीफ मिनिस्टर को कह रही है कि आप जो है हमें गारंटी दें कि आप जो असेंबलियां, आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसकी गारंटी दें। पहला तो इसी चीज के ऊपर हमें धाड़े मारनी चाहिए, इसके ऊपर हमें मर्सियां पढ़ने चाहिए। दूसरा, जो प्रोसीडिंग हुई सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट में, उसको देख के क्लियरली लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट, जिसको असल में ये सवाल उठाना चाहिए था कि गवर्नर ने क्या ऑब्जेक्टिव, यानी ये सवाल उठा ही नहीं है। यानी सारी जो डिस्कशन है उसको देख के, सारी बहस को देख के ऐसा लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट को ज्यादा परेशानी ये थी कि गवर्नर ने अगर कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आपने वोट लेना है, तो आपने, चीफ मिनिस्टर ने वो वोट लिया क्यों नहीं? नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन में कोर्ट ज्यादा इंटरेस्टेड थी। कोर्ट कहीं पर भी इस चीज में इंटरेस्टेड नजर ही नहीं आई कि गवर्नर बलीगुर रहमान, वो जो अजीबो गरीब किस्म का शख्स है, उसने क्या ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखी जिसकी बेसिस पे वो चीफ मिनिस्टर को ये कहता है, उससे डिमांड करता है कि उसे एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। क्या रियलिटी वहां पर एग्जिस्ट करती थी? क्या लगता था कि सूबे का निज़ाम नहीं चल रहा? क्या लग रहा था कि जो पंजाब की असेंबली है उसके अंदर उनको लग रहा था कि वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है परवेज इलाही, उसको अपनी पार्टी की सपोर्ट हासिल नहीं है? मतलब क्या ऐसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी? भारत खाली यही एक बड़ी अजीम चीज नहीं हुई गुज़िश्ता 24 घंटे में। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अलावा एक इससे भी ज्यादा अजीम चीज ये हुई है, जिससे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई को समझने में मदद मिलती है। वो ये है कि पीडीएम पीएमएलएन ने अपना जो नो कॉन्फिडेंस का वोट दाखिल करवाया था, वो ये बहाना करके कि चूंकि अब परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं, वो जल्दी जल्दी, पहला काम उन्होंने ये सुबह किया कि सूरज निकलते ही उन्होंने पहला काम ये किया सर्दियों के सूरज में कि वो वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्हें एक दरखास्त दी
पंजाब की असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा जनाब हमारा ये जो नो कॉन्फिडेंस नहीं है हमें फौरी तौर पे वापस कर दें। सो इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता ये चलता है कि जो सारा ड्रामा किया गया आधी रात के बाद, उसका बुनियादी मकसद ये था कि पीडीएम की जमातों को ये एहसास हो गया था कि हमसे जल्दी में गलती हो गई है, हमें नो कॉन्फिडेंस वोट की करारदाद लानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है कि हम नो कॉन्फिडेंस की करारदाद को पास करवा सकेंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद कोई हिम्मत नहीं कर रहा, औरतें भी हिम्मत नहीं कर रही हैं, वुमेन पार्लियामेंटेरियन हिम्मत नहीं कर रही। तो ये नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है इसको हमें यहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए, वरना अदर वर्ड्स ये जो दिन खत्म हो गया, इस दिन में इस नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन थी इसने टेबल हो जाना था, इसको एक्सेप्ट होना था, इसको एडमिट होना था, इस पे बहस होनी थी, और यहां पर पीडीएम की जमातें एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती, एक जेन्युइन रियलिटी में फंस जाती, जहां उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास नंबर्स नहीं थे। इसलिए इसको विड्रॉ करना था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी मदद की है। गवर्नर का ये जो सारा का सारा डिसीजन किया गया, सारा ड्रामा किया गया, उसका वन ऑफ द रीजंस, खाली यही रीजन नहीं, मैं और भी रीजंस आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन वो था कि हम नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन से निकल जाएं। और दूसरा रीजन ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी अभी तक खरीदो फरोख्त मुकम्मल नहीं हो पाई। अब तक जो 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है, गालबन वो बजट पूरा नहीं हो रहा, उल्टा वो औरतें अजीबोगरीब है। मैं तो हैरान हूं इन औरतों की जहनियत और मेंटेलिटी पे, ये वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की। सच्ची बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि $2 लाख इनको मिल रहे थे पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, 1 साल गुजार सकती थी किसी गरीब किस्म के यूरोपियन इलाके में, अगर साथ वो कह रहे थे कि आपको कोई वीजा शीजा भी दिलवा देंगे, सेटलमेंट कर देंगे। पता नहीं इन बेचारी औरतों की अक्ल को क्या हुआ, इनको पत्थर पड़े इनकी अक्ल पे, और इन्होंने उठा के जाके इमरान खान को बता दिया, इमरान खान ने पूरी दुनिया को बता दिया। और यूं इतना ज्यादा होना ये चाहिए था असल में, इफ दीज वुमेन पार्लियामेंटेरियंस वर लॉजिकल एंड रैशनल, तो उनको चाहिए था कि अपना रेट बढ़ाती, 5 करोड़ को 15 करोड़ तक ले जाना। जब चेक काटने यानी पैसे देने वाले आसिफ अली जरदारी हों, अपने साथ अपने सबसे अमीर मिनिस्टर को वो लेकर आए हुए हैं, उस अमीर मिनिस्टर को लेकर आए हैं जिसके अहम अफसरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस मौके पे जरूरत तो ये थी कि ये ख्वातीन अगर अक्लमंद होती, रैशनल होती, अपने बच्चों का सोचती, अपने खामदों का सोचती, अपने मुस्तकबिल का सोचती, अपने आने वाले बच्चों का सोचती, सेकंड जनरेशन का सोचती, तो ये किधर इमरान खान वगैरह के चक्कर में पड़ गई। इनको चाहिए था कि अपना रेट बढ़ाती, और अगर 5 करोड़ की ऑफर होती है बाजार के अंदर, तो वो रेट आसानी से 15 करोड़ में हो सकता है, 18 करोड़ 20 करोड़ में, जितना अच्छा कोई नेगोशिएशन कर ले उतना बढ़ जाता। लेकिन गंद हो गया आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी लोग खरीद नहीं सकते थे। इसलिए जल्दी जल्दी गवर्नर बलीगुर रहमान साहब को से करवाया गया ये एक डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन। और ये भी खबर आई है कि चीफ सेक्रेटरी जो है, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, लेकिन ये जो खबर है जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जिसको बहुत से लोग सोशल मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं, कि बेचारे चीफ सेक्रेटरी को दफ्तर में बंद कर दिया गया, और बंद करके कहा कि तुम अपने घर आज वापस नहीं जा सकोगे बीवी बच्चों के पास जब तक ये टाइप करवा के ये नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं निकलवाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब यह है कि ये गवर्नर बलीगुर रहमान के बंदे तो नहीं होंगे, इसमें भी जरा सोचें कि कौन लोग होंगे। मैं और आप तो नहीं थे, और गवर्नर बलीगुर रहमान में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि चीफ सेक्रेटरी को बंद कर दे उसके कमरे में। ये तो फिर कहीं और से ही ये फरिश्ते आसमानों से आए होंगे, वरना कौन ऐसा कर सकता है। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, सो 3-4 चीजें इसमें से निकलती हैं। एक तो ये है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको वापस लेना था, बिकॉज वो एक बंद गली थी जिसमें से निकलना बहुत जरूरी था। नंबर 2 ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अभी खरीदो फरोख्त मुकम्मल नहीं हो सकी थी, उसको मुकम्मल करना था, उसके लिए वक्त चाहिए था। और तीसरी चीज है कि इन जनरल भी वक्त चाहिए था। अब जब अदालत ने कहा है कि 11 तारीख को वापस आ जाएं, आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करते, मुझे वैसे हैरानगी ये है कि बैरिस्टर अली जफर जैसा इंटेलिजेंट आदमी जो है, उसने वहां पर अदालत में खप क्यों नहीं डाली? बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में शोर क्यों नहीं मचाया? बैरिस्टर अली जफर के साथ पीटीआई ने और लोग क्यों नहीं खड़े किए जो वहां पे उधम मचाते? वहां हामिद खान को क्यों नहीं इन्वोक किया गया? वहां और लोगों को क्यों नहीं इन्वोक किया गया? एक बैटरी ऑफ लॉयर्स को क्यों नहीं खड़ा किया गया? और क्यों बैरिस्टर अली जफर साहब ने, whom I have a lot of respect for his intellect and his logic, क्या वजह है कि इतनी अजीबो गरीब किस्म की जो टर्म है कि 11 तारीख तक असेंबली रिजॉल्व नहीं कर सकते, उस पे बैरिस्टर अली जफर ने क्यों एग्री किया? अब जाहिर है जहां तक परवेज इलाही साहब के जाती जो इंटरेस्ट हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, सारी उम्र सोचते रहे हैं, उस हिसाब से तो कोई हर्ज नहीं है कि वो
बहस शुरू हो जाएगी 11 तारीख को, वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उनकी कैबिनेट भी वापस आ गई है, असेंबली वो वैसे भी शायद नहीं तोड़ना चाहते थे अपनी दानस में, वो तो मजबूरन इमरान खान का दबाव उनके ऊपर था, तो वो एज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो बहस छिड़ेगी और शुरू होगी 11 तारीख को, वो कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन में थोड़ा खत्म हो जाएगी। वहां अटॉर्नी जनरल को बुला लिया गया है, अब आइकस्क्योरे लग जाएंगे, इधर के वकील, उधर के वकील, गवर्नर का वकील, चीफ मिनिस्टर के वकील, कुछ और लोग भी हो सकता है उसके अंदर जो है शामिल हो जाएं, और जो उसमें बहस शुरू की जाएगी, पाकिस्तान की तमाम तर जो अदालती बहस की गई है आज तक, उन्हीं की तरह एक ला हासिल बेकार बहस की जाएगी। बिकॉज अगर इस बहस मुबाहिसे से कुछ निकला होता, इसके अंदर कोई सब्सटेंस होता, तो वो जो हमें एक एक हजार पेज की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ाई गई थी, जो हमें सैकड़ों सफात के 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पढ़ाए गए थे, तो क्या हुआ? वो तो हवा में उड़ गए, वो तो खत्म हो गए, वो तो तहलील हो गए, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। हम तो अंधे हो गए उनको पढ़ पढ़ के। मुझे याद है मेरे बीवी बच्चे उस वक्त भी कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे, तो जो 9 वॉल्यूम्स थे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स के, जिसको 6 मल्टी एजेंसी, जिसमें ISI थी, जिसमें IB थी, जिसमें FI थी, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन था, 5 एजेंसीज उसके अंदर थी, उन 5 एजेंसीज को अच्छी लिखी हुई बड़ी सब्सटेंटिव किस्म की वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की फाइंडिंग्स थी, जो रिपोर्ट्स थी, वो 9 वॉल्यूम इस गुनाहगार ने जो है ना निशान लगा लगा के, इतना बड़ा मैंने पलंदा जो है वो रखा हुआ था। और जब बाद में जो कुछ हुआ 2022 के बाद, तो मैंने उठा के वो सारा फेंक दिया बाहर, और यही चीज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मतीउल्लाह जान को बताने की कोशिश की थी। बट मतीउल्लाह जान की भी अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन थी, बाकी लोगों की भी, जो उन्होंने उसमें से टुकड़े निकाल निकाल के फैलाए। तो उन्होंने कहा कि मैं शायद ये कह रहा था कि वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो थी वो रद्दी थी, वो रद्दी नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख के अमल ने, जिस तरह से इस बदनसीब मुल्क में चीजें की जाती हैं, उसने उस पूरे प्रोसेस को एक रद्दी की टोकरी में कन्वर्ट कर दिया। और इससे पहले जितने फैसले, कोई अगर फैसले हुए भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे, वो भी सारे के सारे रद्दी के ढेर में जा रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब आपकी नीयत ही ना हो, जब सिस्टम के अंदर एक पॉलिटिकल डिस्पोजिशन ही ना हो, जब सिस्टम के अंदर एक पॉलिटिकल विल ही ना हो, जो पावरफुल एलीट हो किसी सिस्टम के, उनकी विल ही ना हो कि ठीक काम करना है, तो अदालतों के लाख आप फैसले लिखें। मैंने आपको बड़ी दफा कहा इन वीलॉग्स के अंदर कि कोर्ट्स एक पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर ऑपरेट नहीं करती, कोर्ट्स एक पूरे निजाम का हिस्सा होती हैं। जितनी सपोर्ट आप किसी कोर्ट को करेंगे, और यहां आप क्लियरली देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को, इन टर्म्स ऑफ माई एनालिसिस, हम जज साहिबान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इन टर्म्स ऑफ माई एनालिसिस एंड माई रीडिंग, लाहौर हाई कोर्ट को इस फैसले के जरिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ने इस्तेमाल किया है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, और कोई इसमें वजह नहीं है। मैं एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, मैं अगर स्क्रीन शेयरिंग कर सकूं तो मैं आपको एक ट्वीट जो है यहाँ पे दिखाता हूं स्क्रीन शेयरिंग में। लेट मी शो दिस। मैं नहीं जानता कि ये जहाजे पराचा साहब कौन है, हो सकता है मैं इनसे कभी मिला हूं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ये मैं ट्वीट आप इनको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लाहौर हाई कोर्ट में जाने से पहले जो एक एक्साइटमेंट थी तहरीके इंसाफ के हलकों में, और बहुत से लोग, कल मेरी एक बड़ी समझदार, बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँगा, बहुत ही वाइज पाकिस्तानी ऑफिसर जो हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनसे ज़्यादा कोई वाइज हो नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे उन्होंने सर्व किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे। तो जब उनको मैंने कहा कि ये डी नोटिफाई कर दिया है, तो उन्होंने मुझे कहा ये तो अदालत इसको 1 घंटे में उठा के फेंक देगी, ये उनका कहना था। बहरहाल ये जहाज़ मतलब तो बहुत से लोग ऐसे सोचते थे, आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे। बहरहाल जो मेरा अपना पिछला वीलॉग था, उसको जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मुझे इस किस्म की कोई उम्मीद अदालत से किसी किस्म की नहीं थी। मुझे अंदाजा है कि अदालतों की पाकिस्तान में बड़ी लिमिटेशंस हैं, अदालतें आज़ाद नहीं हैं, और इसका एक सोल्यूशन भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बट लेट्स रीड जहाज़ पराचाज लाइन्स जो उन्होंने लिखी हैं इस ट्वीट में। इट इज शॉकिंग that so many PTI leaders and supporters are banking on the judicial system and tweeting that the case against dissolution and against governor's decision will be filed tomorrow. Seriously, are you still expecting justice from the system? You live in cloud cuckoo land. Sorry. बिल्कुल सही है। चूंकि मैं अब स्क्रीन शेयरिंग कर ही रहा हूँ, साथ आपको ये भी बता दूं कि एक और भी शोशा छोड़ा था जनाब फवाद चौधरी साहब ने। उन्हें कहा PTI ने फैसला कर लिया है
कि प्रेसिडेंट के थ्रू प्रोसेस शुरू किया जाएगा गवर्नर के रिमूवल का फॉर हिज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स। मतलब एज इफ के गवर्नर ने जो कुछ किया है उसकी कोई लीगल बेसिस थी, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस थी। एज इफ के प्रेसिडेंट जो है उनको कोई प्रेसिडेंट कहाँ से बेचारा अलवी जो है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जैसे ही प्रेसिडेंट कहेगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि मैंने ऐसा नोटिफिकेशन निकालना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां से गुम हो जाएगा, स्टेनो ही गुम हो जाएगा, सारा दफ्तर गुम हो जाएगा, प्रेसिडेंट अल्फी वहां पे अकेले बैठे रहेंगे। फिर उनको कोई आके कहेगा कि हेलीकॉप्टर आ गया, आप भी यहाँ से चले जाएं, घर जाएं, वरना आपको भी मारेंगे, या आपके दफ्तर के अंदर कॉकरोचेस छोड़ देंगे, आपके दफ्तर के अंदर बिच्छू छोड़ देंगे, आपके दफ्तर में पानी छोड़ देंगे, यहाँ बारिश कर देंगे। तो ये तो निजाम के हालात हैं। बट लेट्स एक्चुअली चूंकि हम बात कर ही रहे हैं तो प्रेसिडेंट से कह रहे थे कि हम करवाएंगे। मैंने उसी वक्त कहा था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ ना गवर्नर के ऑर्डर की कोई लीगैलिटी है, ना प्रेसिडेंट की लीगैलिटी कुछ कर सकती है। और ना आज आपने देख लिया कि अदालत की क्या लिमिटेशंस थी, कि अदालत को जो सबक सिखाया गया था, जो पढ़ाया गया था, वो उन्होंने वहां पे पढ़ दिया है। जैसा कि मैं अभी जहां से पराचा साहब का ट्वीट पढ़ रहा हूँ, ये परवेज इलाही साहब का भी देख लें कि परवेज इलाही साहब जो है ये ट्रिब्यून, अल्लाह माफ करे, मगफरत करे ट्रिब्यून के लोगों को, कितनी मिसलीडिंग किस्म की हेडलाइन लगाई है, परवेज इलाही बैक इन द सैडल, एज इफ कि परवेज इलाही वापस आके कुछ कर लेगा। जो असल खबर है वो ये है कि नो नीड फॉर फर्दर एक्शन, PMLN withdraws no confidence motion against इलाही। लेट्स स्टॉप शेयरिंग। यहां से हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पे होगा कि 11 तारीख के बाद एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें दोनों तरफ के वकील बहस कर रहे होंगे, अटॉर्नी जनरल को बुला लिया गया है, शायद कोई अमाइकस क्यूरे हो जाए, और एक फजूल किस्म की बहस इस चीज़ के ऊपर छिड़ जाएगी कि गवर्नर जो क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकता था, नहीं मांग सकता था, गवर्नर ने मांगा तो स्पीकर ने कैसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें ये सेक्शन पढ़ा जाएगा, वो सेक्शन पढ़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले पढ़े जाएंगे, कोई हिंदुस्तान के 2-4 फैसले पढ़ देंगे। ये माइंड में रखें कि पाकिस्तान की अदालतों के फैसले सोमालिया में कोई ट्राइबल जिरगा जो है वो भी नहीं कोर्ट करता। दुनिया में कोई ऐसा लीगल फॉर्म मेरे कम से कम नॉलेज में नहीं है जहां पर कोई ये कहता हो कि पाकिस्तान की किसी अदालत का कोई फैसला ऐसा था जो लॉजिक की कसौटी के ऊपर बेहतर उठता है। ये जो प्रेसिडेंट होता है ये क्यों कोर्ट किया जाता है? देखिए प्रेसिडेंट की सेंस ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि कराची के अंदर बड़ी ट्रैफिक हो गई है, तो आप देखें कि कैलिफोर्निया में या लंदन में या न्यूयॉर्क के अंदर जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उसको वहां की ट्रैफिक पुलिस कैसे मैनेज करती है। मतलब ये है कि कहीं और एक बॉडी ऑफ लॉजिकल जो लोग हैं उन्होंने एक प्रॉब्लम देखा, एक प्रॉब्लम का उन्होंने हल निकालने के लिए अपने माइंड की एप्लीकेशन की। तो न्यूयॉर्क की जो पुलिस है वो ट्रैफिक को कैसे मैनेज करती है, या कैलिफोर्निया की कैसे मैनेज करती है, ये लंदन की कैसे मैनेज करती है, तो उसके पास क्या टेक्निक्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या तरीकाकार उन्होंने वजह किया है, उसमें क्या लॉजिक की उन्होंने एप्लीकेशन की है, बिकॉज दे वर हमसे पहले उन्होंने इस चैलेंज को फेस किया था। तो लेट्स कंसल्ट देम। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूयॉर्क में ये सर्जरी कैसे हुई, फला अमेरिकन हॉस्पिटल में उन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया होगा हार्ट सर्जरी करने का, तो उससे आप लर्न करते हैं। यही सेंस होती है कोर्ट के डिसीजंस को एज प्रेसिडेंट इस्तेमाल करने की। पाकिस्तान के अंदर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि प्रेसिडेंट के अंदर इस किस्म की कोई डिस्कशन आपको नजर आती है। प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि जब एक ह्यूमैनिटी ने या किसी सोसाइटी ने या किसी लीगल सिस्टम ने कहीं एक प्रॉब्लम को फेस किया, तो वहां पर उन्होंने अपना माइंड कैसे अप्लाई किया, उसका उन्होंने किस तरह से हल निकाला। तो पाकिस्तान की अदालतों ने और अदालती निजाम ने जब भी कोई हल निकाला वो इतना अजीबोगरीब होता है कि दुनिया की कोई और जुरिस्डिक्शन अभी ऐसी पैदा नहीं हुई। बांग्लादेश ने भी कभी कोर्ट नहीं किया, मेरे शायद बांग्लादेश ने किया और कोर्ट, क्योंकि उनके हालात बड़े बुरे रहे थे, लेकिन अब जो उनके हालात हो चुके हैं इकोनॉमिकली, आई एम प्रीटी श्योर कि बांग्लादेश की कोई अदालत कभी पाकिस्तान के डिसीजंस को अब के बाद कोर्ट नहीं करेगी। पहले हो सकता है उन्होंने कोर्ट कर लिया, हिंदुस्तान में तो शायद उन्होंने कभी कोर्ट नहीं किया, हमने अलबत्ता हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट्स को कोर्ट किया। लेकिन यहाँ अदालत ने वही कर दिया है जिसकी कि सिस्टम को जरूरत थी, और ये हर दफा अदालतों से यही करवाया जाता है, और हर दफा ये कहते हैं कि नजरिया जरूरत जो है उसकी डेथ हो गई है। जब 7 अप्रैल को और 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से फैसले करवाए गए तो नजरिया जरूरत की फौतगी नहीं हुई थी, नजरिया जरूरत दोबारा जिंदा हुआ था वहां पे। बिकॉज एक हुकूमत को खत्म करना था, जो एक्चुअल पावर थी वो जनरल कमर जावेद बाजवा की थी, उन्होंने अदालतों को इस्तेमाल किया, क्लियरली नजर आता है एनालिटिकली स्पीकिंग। अब मैं नहीं कह रहा, तो सारा पाकिस्तान ये समझता है, और अदालतों को इस्तेमाल करके हुकूमत को खत्म किया गया। अब अगर गवर्नर, यही गवर्नर अगर पीटीआई का होता, यही पीटीआई का गवर्नर अगर इस किस्म की नोटिफिकेशन इशू करता, तो अब तक पता नहीं गवर्नर जेल में चला गया होता, उसके खिलाफ क्या होता, उसको अदालत ने बुला लिया होता, उसको बरतरफ कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ ये गवर्नर चूंकि निजाम के लिए उसने नजरिया जरूरत के तहत ये फैसला किया है, अदालत भी नजरिया जरूरत के प्रिंसिपल को लेकर चल रही है, इसलिए हंकी डोरी है, यहाँ पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। अब इस चीज को लटका दिया गया। अब परवेज इलाही साहब के पास 2 किस्म की ऑप्शन है, एक तो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे रहे, वो खुद भी शायद चाहते थे मैं बैठा रहूं, तो वो बैठे रहे,
यहाँ ये बहस चलती रहेगी। इसी में मुझे लगता है खतरा कि जनवरी का पूरा महीना तो गुजर जाएगा। फरवरी में अगर कोई इसका फैसला होता भी है तो अदालत का तो कम से कम मूड ऐसा लग रहा है कि गवर्नर, ये भी बहुत अफसोस की बात है, दिस इज ट्रेजेडी, कि अदालत की सारी प्रोसीडिंग के कमेंट्स सुन के ऐसा लगता है कि अदालत कन्विंस है कि गवर्नर का ये राइट था कि वो चीफ मिनिस्टर से को फोर्स करे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अदालत इस क्वेश्चन में जाती ही नजर नहीं आती कि गवर्नर की लॉजिक क्या थी, रैशनैलिटी क्या थी, क्या एक रैशनल एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस उसके पास थी जिसकी बेसिस पे वो चीफ मिनिस्टर को कहता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो दरमियान से गुम ही हो गया। तो परवेज इलाही के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पीएमएलएन और पीडीएम के चीफ मिनिस्टर बन के सर्वाइव करेंगे या फारिग हो जाएंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इतना टाइम मिल गया है आसिफ अली जरदारी साहब को कि उनको इफेक्टिव खरीदो फरोख्त जितनी करनी है वो कर सकते हैं। इसमें एक और भी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मुझे पहले भी किसी ने बताया था, कि बुनियादी तौर पे लोगों को मायूस भी तो करना है ना, लोगों को एक मायूसी देनी है, उनको ये बताना है कि यार अगर तुम इमरान खान की, जितने भी एमपीएज हैं जिन्होंने पैसे नहीं लिए फॉर इंस्टेंस, अब मैंने ये सैनिकल व्यू कि ये जो खवातीन हैं जिन्होंने 5 करोड़ के 15 करोड़ नहीं बनाए अभी तक, तो मतलब नाउ दे विल बी थिंकिंग कि यार ये अगर हमने 15 करोड़ नहीं बनाए, हम 20 करोड़ यहाँ से अर्न नहीं कर रहे, हम यहाँ से 2 लाख 4 लाख डॉलर अपने बच्चों के लिए नहीं बना रहे, तो हम तो लूजर हैं, हम तो बेवकूफ हैं। अल्लाह ताला ने तो पैसे हमारे लिए भेजे थे, हमने वो पैसे कैश नहीं किए, तो हमें क्या चट्टी पड़ी है कि इन एनी केस सिस्टम ने, हम अगर खड़े भी रहे अपनी ऑनेस्टी लेकर, तो सिस्टम ने तो वही फैसला करना है जो उन्होंने कराना है। बिकॉज सिस्टम के पास कोई एक तरीका तो नहीं है फैसला करने का, सिस्टम के पास तो 10 तरीके हैं। उन्होंने अदालतों से वो फैसले करने हैं, अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसले में कोई मसला रह जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से ठीक करवा लेंगे, वहां से कोई मसला रह जाएगा तो लाहौर हाई कोर्ट के आगे हो सकता है आके बम फट जाए कोई, तो फिर फैसला सही हो जाएगा। तो अब बेसिकली लोगों को ये भी यकीन दिलाया जा रहा है कि भाई आप खौमखा असूलों के ऊपर बेवकूफ बन के ना खड़े हों, अपना कैश लें, अपने पैसे लें, अपना मुस्तकबिल जो है वो इंप्रूव कर लें। एक तो मसले को इतना लटका दिया गया है कि इसको जितना चाहें आप लटका दें, जनवरी इसमें कर लें, फरवरी आ जाएगा, फरवरी में अगर चीफ मिनिस्टर उसके बाद उसको कोई फुल राइट्स मिल भी जाते हैं तो उतनी देर तक उसको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि अब लोग तैयार होंगे उसको हटाने के लिए, और उसको अगर चीफ मिनिस्टर रहना है तो फिर वो पीडीएम या पीएमएलएन की आसिफ अली जरदारी साहब की ब्लेसिंग पे चीफ मिनिस्टर रह सकता है, वरना उसको किक आउट कर दिया जाएगा। इन एनी केस बात अगर फरवरी तक चली जाएगी, फिर ये सवाल पैदा होगा, इतनी चीजें उस वक्त तक हो चुकी होंगी, पता नहीं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, पता नहीं कितनी ऑडियो वीडियोज उस वक्त तक निकाल दी जाए, पता नहीं कितने बम फट चुके होंगे, अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल क्या हो चुकी होगी, इस्लामाबाद में एक सुसाइड बॉम्बिंग हो चुकी है, उस वक्त तक पता नहीं कितनी मजीद हो चुकी होंगी। तो उसके बाद ये चीज़ कि अब असेंबलीज को डिसॉल्व करना है, उसकी रेलेवेंस बड़ी कम जो है वो रह गई होगी। बिकॉज उसके बाद अगर आप डिसॉल्व कर भी देते हैं तो इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि अब तो चूंकि मच्छर बहुत हैं, बारिशें बहुत हैं, पानी बहुत है, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, बड़े मसले पैदा हो गए हैं, अफगानिस्तान से इलेक्शन कमीशन को थ्रेट्स आ जाएंगी, हिंदुस्तान से जंग का खतरा हो जाएगा, तो इलेक्शन फिर भी नहीं हो सकते होंगे। इसीलिए ऑन द साइड ऑफ रैशनैलिटी, 2-3 दिन पहले जो मैंने वीलॉग किया था बहुत डिटेल, उसमें मैंने ये कहा था कि इमरान खान को एज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये पता होगा ही कि असेंबलियां तोड़ देना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। बिकॉज असेंबलियां तोड़ने से मसले हल नहीं होंगे, असेंबली तोड़ने के बाद और 25,000 किस्म के मसाइल हैं। जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, और इमरान खान को भी आसमान से नीचे उतर के ये समझने की ज़रूरत है। इमरान खान ने बहुत सी गलतियां की हैं, आई टेल यू मैनी थिंग्स जो इमरान खान को समझ ही नहीं आई हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ना पावर में आने से पहले समझ आई हैं, ना उस पूरे प्रोसेस में पावर के समझ आई। पहले तो इमरान खान ने अपने हाथ काट के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिए, और हर चीज़ का हल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उनकी पार्टी की और उनकी हुकूमत की जो कैपेसिटी है उसमें शिद्दत से कमी आई। और इमरान खान खुल्लम खुला लोगों को कहते रहे कि गवर्नमेंट में तो कोई कैपेसिटी नहीं है, एनसीओसी बनाना है तो फौज से बना लेते हैं, फलां चीज़ बनानी है तो फौज से बना लेते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर ठीक करना है तो उधर से ठीक करते हैं। मतलब हर चीज़ पे जब रिलायंस आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे थी तो इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कैपेसिटीज़ को मजीद से मजीद रिड्यूस किया। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि इमरान खान कभी ने ये ठीक तरह से सोचा ही नहीं था कि ये जो सारा ड्रामा चल रहा है करप्शन के खिलाफ 2016-17 में, ये ड्रामा जाली है, और असल में जो आप वो कहते फिरते हैं कि ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि ये लोग करप्शन के खिलाफ नहीं थे, मैं अकेला ही लग रहा था, ये इमरान खान का जाती इशू जरूर हो सकता है करप्शन, लेकिन ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कभी भी इशू करप्शन नहीं था। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया उन पॉलिटिशियंस को, नवाज शरीफ वगैरह को सीधा करने के लिए, जिनसे उस स्टेज पे वो जान छुड़ाना चाहते थे। अब वो इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो ऑडियो लीक्स भी हैं, वीडियो लीक्स भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, वट एवर दे वांट टू बेसिकली यूज दैट फॉर दैट।
तो इमरान खान को समझ नहीं आई। फिर इमरान खान को ये भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री नहीं है, और मुझे हिंदुस्तान के साथ इतनी ज्यादा वॉर ऑफ वर्ड जो मैंने पैदा कर ली है वो नहीं पैदा करनी चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है अमेरिका और बरतानिया के साथ। और फिर मुझे अमेरिका से भी उनको उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ हैविंग लॉबिंग। उसके फिर उस पर कोई वीडियो करूंगा, बहुत उसके तरीके थे। लेकिन इमरान खान ने वॉशिंगटन के अंदर कोई इन्फ्लुएंस जो है पैदा करने की उन्होंने कोशिश नहीं की, हालांकि उसके तरीके अवेलेबल थे। और पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा जो है वो एक बहुत बड़ा टूल था जिसको इस्तेमाल करके वो बहुत सी इन्फ्लुएंस डेवलप कर सकते थे। लेकिन जाहिर है उसके ऊपर बहुत तहकीक करने की जरूरत थी, काम करने की जरूरत थी, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। पैसा इतना नहीं चाहिए था जितनी इंटेलिजेंट प्लानिंग करने की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं की। सो इमरान खान ने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो बैलेंस रखा ही नहीं, जिसके नतीजे में वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट से महफूज रह सकते थे। जो प्रिंसिपल ऑफ लेवरेजिंग है, जो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं इन फ्यू वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर नवाज शरीफ, कि नवाज शरीफ जब ताकत में आए 2013 में, सो ही फुली अंडरस्टूड कि मुझे इंटरनेशनल सिस्टम के साथ लेवरेज करना है। और उन्होंने वो लेवरेज जब किया वहां उसको वो हैंडल नहीं कर सके, उसके नतीजे में उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत सीरियस किस्म की रिफ्ट जो है वो डेवलप कर गई। सो यहाँ पर जो प्रिंसिपल समझने वाला है कि पाकिस्तान के सारे निज़ाम की हर गली, हर कूचे, हर दावत, हर दफ्तर, हर के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। ये पूरा निज़ाम और पूरा सिस्टम जो है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। वो कभी लाहौर हाई कोर्ट को खड़ा कर देते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी को खड़ा कर देते हैं, कभी आईजीपी को खड़ा कर देते हैं, कभी एफआईए को खड़ा कर देते हैं, कभी इस्लामाबाद की कोर्ट को खड़ा कर देते हैं, कभी किसको खड़ा करते हैं, कभी किसको खड़ा करते हैं, कभी नवाज शरीफ को खड़ा करते हैं, कभी पीडीएम को खड़ा करते हैं, कभी आसिफ अली जरदारी को खड़ा करते हैं। बट असल में इट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को नेगोशिएट करना है। ठीक है, मैं रिस्पेक्टेबल नेगोशिएट करना है। और नेगोशिएशन करने के लिए जरूरी है कि पहले ये समझा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ही पावर है, बाकी किसी के पास कोई भी पावर नहीं है। और ये जो एक इन्फेंटाइल इम्बेसाइल एक्साइटमेंट शो की गई रात को कि अदालत से रिलीफ मिल जाएगी, अदालत चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारा ड्रामा और ये बेवकूफ़ी जो है इसको ख़त्म करके सीधी सीधी इस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। और इस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ बेहतर कर सकती है कि पीडीएम और पीटीआई के दरमियान वो एक नेगोशिएटेड हल निकालें। बिकॉज असल में जो मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हो रही थी, जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं कि जो अल्ले तल्ले ड्रामे किए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकते। बिकॉज इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। अनलेस कि अमेरिका के साथ कोई डील है कि हम ये चीज़ें आपकी पूरी कर दें, अफगान तालिबान पे हमला कर दें तो आप हमें 5 6 7 8 बिलियन डॉलर दे देंगे और फिर IMF, सऊदी अरेबिया, यूएई से मदद दे देंगे, कि कोई ऐसी डील है तो मुझे नहीं पता उसका। लेकिन अदरवाइज जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, ये सिस्टम एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मांगता है, एक मजबूत क्रेडिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट मांगता है। वो गवर्नमेंट जो आके मसाइल को हल करने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सके। बहुत लंबी बात हो गई है, खासा मरसिया हमने कर लिया लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन का, और मजीद जो डेवलपमेंट होगी फिर उस पर बात करेंगे। थैंक यू।